गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग आपकी 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले कुछ चैप्टर्स के दौरान हमने मोहनजोदारो और हड़प्पा सिविलाइजेशन के दौरान जो हमें टाउन्स मिले थे, जिन्हें हम हड़प्पन टाउन्स कहते हैं, उनके बारे में स्टडी किया था। उनके बारे में जो भी हमें एक्सकवेशंस के दौरान एविडेंस वगैरह मिले हैं उनको हमने स्टडी किया था। और लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि हमें उस वक्त की जो सील्स, स्क्रिप्ट्स और वेट्स मिले हैं वो किस तरीके के थे और उनको हमने कैसे स्टडी किया है। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 16 पे जो टॉपिक है, 8th टॉपिक, एंशिएंट अथॉरिटी, हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। मेरे पास यहाँ पर एक बुक है डेस्क पर और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ये वीडियो देखते वक्त एक बुक अपने पास में रखिए और जैसे जैसे मैं स्टडी करता जाता हूँ, मैं जैसे इसे रीड कर रहा हूँ, आप लोग भी अपनी बुक में इसको इस बार साथ में पढ़िएगा ताकि आप समझ पाएँ कि मैं किस कंटेक्स्ट में क्या बात कर रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे एंशिएंट अथॉरिटी के बारे में। देखिए, इस पैराग्राफ की शुरुआत में कहा गया है, देयर आर इंडिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजंस बीइंग टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन हड़प्पन सोसाइटी। हमें हड़प्पन सोसाइटी के एक्सकवेशन के दौरान, उसकी स्टडी के दौरान एक चीज़ पता चली और वो ये है कि उस सिविलाइजेशन में कई प्रकार के कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लिए जाते थे। कई ऐसे डिसीजंस थे जो कि थोड़े से इम्पोर्टेंट थे और जो वहाँ के काफ़ी बड़े लोगों को एक साथ इफ़ेक्ट कर सकते थे। तो इतने कॉम्प्लेक्स डिसीजन आखिर कौन लेता था? क्या उस वक्त भी वहाँ पर किंग्स हुआ करते थे या कोई रूलर हुआ करता था जिसको हमने ये ड्यूटी दी थी कि वो बाकी सब लोगों के लिए डिसीजन ले सके? हम ये जानना चाहते हैं, इसलिए हमने इस पर्टिकुलर फील्ड में आगे जब रिसर्च करी तो हमें एक चीज़ पता चली कि हम ऐसा श्योर होकर नहीं कह सकते थे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान रूलर्स हुआ करते थे, लेकिन हमारे लिए ये एक बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट है और वो एलिमेंट ये है कि हड़प्पन साइट्स के दौरान हमें कई ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जिनमें यूनिफॉर्मिटी थी, जो सारे एक जैसे थे। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, टेक फॉर इंस्टेंस द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स एज एविडेंट इन पॉटरी, सील्स, वेट्स एंड ब्रिक्स। हमें उस ज़माने में जो भी उस ज़माने की सील्स मिली हैं, जो वेट्स मिले हैं, जो ब्रिक्स मिली हैं, उन सब में एक यूनिफॉर्मिटी देखी जाती है। यहाँ तक कि जो हड़प्पन साइट्स थी वो एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर लोकेटेड थी। उन साइट्स के अंदर हमें जो ब्रिक्स मिली है, उन सब ब्रिक्स की जो लेंथ विड्थ का जो रेशियो है वो तकरीबन सब में सेम था। यानी कि हमें जो वहाँ पर ब्रिक्स मिली है, उन ब्रिक्स में भी एक यूनिफॉर्म रेशियो मेंटेन किया गया था। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है कि हमें इतनी ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी वहाँ के आर्टिफैक्ट्स में मिले? वहाँ की पॉटरी भी तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो हम इसे एक आइडिया ये लगा सकते हैं कि शायद ये यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की गई हो ऑन पर्पस। हम लोग जानते थे कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी है। यहाँ तक कि देखिए, इसने आगे यहाँ पर लिखा है कि हमें जो सेटलमेंट्स मिले हैं वो जम्मू से लेकर गुजरात तक, इतने बड़े एरिया के दौरान हमें जो भी आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिले हैं उन सब में एक यूनिफॉर्मिटी देखी गई है। सो दैट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर इन सारी एक्टिविटीज़ को ज़रूर ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर मान लीजिए जम्मू वाले एरिया से लेकर गुजरात तक के एरिया में आपको जो भी आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं उन सब में एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्मिटी है, सो दैट मीन्स कि इस पूरे एरिया के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी उन सब एक्टिविटीज़ को एक ही तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था। तो पॉसिबल है कि वहाँ पर कोई न कोई ऐसा रूलिंग क्लास रही होगी, कोई न कोई तो ऐसे लोग रहे होंगे जिनके ऑर्डर पर यह सारा काम ऑर्गेनाइज किया गया था, क्योंकि एक सिंगल कमांड के दौरान ही इतनी ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी देखी जा सकती है। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पन टाउन्स के अंदर रूलर्स हुआ करते थे, कोई रूलिंग क्लास हुआ करती थी? श्योर नहीं है, लेकिन इट इज़ ए पॉसिबिलिटी। जैसा कि नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा गया है, पैलेसेस एंड किंग्स। हमें मोहनजोदारो के अंदर एक बहुत ही मैसिव स्ट्रक्चर मिला था, जो हम ये मान सकते हैं कि उस वक्त के दौरान कोई पैलेस रहा होगा, कोई महल रहा होगा, लेकिन हमें ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत, हमें ऐसा कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिला जिससे ये बात शो होती हो कि वहाँ पर रूलिंग क्लास थी, वहाँ पर किंग्स हुआ करते थे। इसको लेकर कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने कई सारी थ्योरीज प्रपोज की है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है,
पैलेसेस एंड किंग्स के सेकंड पैराग्राफ में देखिए, सम आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट हड़प्पन सोसाइटीज हैड नो रूलर्स। कई ऐसे थ्योरिस्ट हैं जो कहते हैं कि वहाँ पर रूलर्स थे, क्योंकि काम इतना ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ है, सो जरूर कोई कमांडिंग ऑफिसर रहा होगा जिसने सबको कमांड किया है इस प्रकार का काम करने के लिए। सो एक थ्योरी यह है कि वहाँ पर रूलर्स थे, और ये थ्योरी हम प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्टैचू दिया गया है फिगर 1.23 के अंदर, ए प्रीस्ट किंग, इस प्रीस्ट किंग का ये जो एक स्टैचू है, इस स्टैचू को ऐसा माना जाता है कि ये वहाँ का कोई रूलर रहा होगा। प्रीस्ट किंग मतलब कि ये वहाँ पर किंग के स्टेचर का जरूर कोई रूलर रहा होगा जिसका ये आर्टिफैक्ट है। तो कुछ थ्योरिस्ट ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर किंग्स थे, लेकिन कुछ थ्योरिस्ट ये कहते हैं, जैसा कि सेकंड पैराग्राफ में दिया गया है, कि वहाँ पर कोई रूलर्स ही नहीं थे, वहाँ पर हर कोई इक्वल स्टेटस का माना जाता था। लेकिन इन दोनों के ही पक्ष में हमारे पास में इसको प्रूव करने के लिए कोई कंक्लूसिव एविडेंस हमें नहीं मिला जो ये हमें कह सके कि डेफिनेटली रूलर्स थे या फिर रूलर्स नहीं थे। सो इट्स स्टिल एन हम श्योर होके नहीं कह सकते कि वहाँ की रूलिंग क्लास थी भी या नहीं थी। नेक्स्ट देखिए, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका ये कहना है कि मोहनजोदारो हैड ए सेपरेट रूलर। हड़प्पा के पास में एक अलग रूलर था, मोहनजोदारो का रूलर अलग था, ये भी एक थ्योरी है। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक चीज़ आर्ग्यूएबल है जो कही जा सकती है कि मोहनजोदारो हो या हड़प्पा हो, जितनी भी इस प्रकार की साइट्स हमें मिली है, उन सब साइट्स के अंदर एक सिंगल स्टेट का माना जाता है, एक सिंगल स्टेट की ऑक्यूपेंसी थी। मतलब एक ही सिंगल स्टेट में मोहनजोदारो और हड़प्पा और दूसरी सारी साइट्स आती थी। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक ऐसी थ्योरी है जो इस बात को एक्सप्लेन करती है कि हमें जितनी भी ब्रिक्स मिली वो सब सेम रेशियो की थी, जो आर्टिफैक्ट्स मिले उन सब में इतनी ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी थी। ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम इन सब साइट्स को एक सिंगल स्टेट का पार्ट मान लें। अगर एक सिंगल स्टेट में ये सब काम होगा तो जाहिर सी बात है कि ये सब काम को यूनिफॉर्म होना चाहिए। सो ज़्यादा प्लॉसिबल थ्योरी यही है, जो कि इसने लास्ट में लिखा है कि ये थ्योरी सीम्स द मोस्ट प्लॉसिबल एज इट इज़ अनलाइकली दैट एंटायर कम्युनिटीज़ कुड हैव कलेक्टिवली मेड एंड इम्प्लीमेंटेड सच कॉम्प्लेक्स डिसीजंस। तो अगर उस ज़माने में कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिए गए थे तो सारी कम्युनिटीज़ मिलकर एक जैसा डिसीजन ले, ये पॉसिबल नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि एक सिंगल स्टेट रहा होगा ये सारा का सारा, और उस सिंगल स्टेट के अंदर सब लोग मिलकर कलेक्टिवली एक डिसीजन ले, ये हो सकता है। तो एक सिंगल स्टेट थे मोहनजोदारो और हड़प्पन की साइट्स, ये एक प्लॉसिबल थ्योरी है जो फिर भी काफ़ी हद तक इस चीज़ को हमें एक्सप्लेन करती है। आप इसे डिटेल में पढ़ लीजिएगा, समरी वाइज मैंने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दी एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। इस हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ, ये सिविलाइजेशन कैसे ख़त्म हुई, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आपको कहानी के तौर पर इसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ को थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसने कहा है, देयर इज़ एविडेंस दैट बाय 1800 BCE मोस्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन साइट्स इन रीजन सच एज चोलिस्तान हैड बीन एबंडन्ड। जो उस वक्त की सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड जो बड़ा रीजन था, चोलिस्तान का रीजन था, उसे एबेंडन कर दिया गया था। साइमल्टेनियसली देयर वाज एन एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू न्यू सेटलमेंट्स इन गुजरात, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। देखिए, उस वक्त की जो शुरुआती, जो एकदम बिगिनिंग में हड़प्पन साइट्स थी, उन सबस को एबेंडन कर दिया गया, उन साइट्स को छोड़ दिया गया, जबकि धीरे धीरे टाइम के साथ में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। लोग राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के रीजन्स तक नए सेटलमेंट्स बना रहे थे। तो हमारे सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही सरप्राइजिंग क्वेश्चन खड़ा होता है कि ऐसा क्या रीज़न रहा था जिस रीज़न की वजह से जो पहले से बसे हुए शहर हैं, जो पहले से बसी हुई सिटीज़ है मोहनजोदारो की और हड़प्पा की, उनको तो छोड़ दिया गया और नए सेटलमेंट्स को बना दिया गया। ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? क्यों उन लोगों ने मोहनजोदारो और हड़प्पन साइट्स में ही रहना कंटिन्यू किया, क्यों नहीं किया? उन लोगों ने उन साइट्स को छोड़कर नए साइट्स क्यों बनाए? आमतौर पर क्या होता है कि जब भी एक बड़ा सिटी बस जाता है तो उसी सिटी को कंटिन्यू एक्सपेंड किया जाता रहता है। हिस्टोरिकली वो सिटी बड़ा होता चला जाता है, लेकिन इन सब साइट्स के साथ में एक
बड़ा ही एक कंफ्यूजिंग कर देने वाला एक फैक्ट यह है कि इन साइट्स को कोई एक ऐसी वजह थी जिसकी वजह से इनको छोड़ दिया गया, इनको एबेंडन करके नए सेटलमेंट्स बसाए गए। तो इनको क्यों छोड़ा गया, इसके बारे में हमें अगेन वही कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिल पाया है। इसको लेकर कई थ्योरिस्ट के कई सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। देखिए इसमें सेकेंड पैराग्राफ में ये बताया गया है कि वहाँ पर जो मटेरियल कल्चर प्रिवेलेंट था उस मटेरियल कल्चर में कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन आए। मोहेंजोदारो और हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान हमें जो आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, हमें जो पॉटरी मिल रही है, उस पॉटरी और उन आर्टिफिकेट्स में एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब जो हमें नई हड़प्पन साइट्स मिली थी उन साइट्स में सेम टाइप के आर्टिफैक्ट्स नहीं मिल रहे हैं। उन साइट्स के दौरान जो ऑब्जेक्ट्स मिले एक्सकवेशन के दौरान, वो ऑब्जेक्ट्स सेम नहीं थे जैसे कि पहले यूज़ किए जाते थे। तो ऐसा क्या रीज़न था कि उन लोगों ने एक एस्टेब्लिश्ड वे ऑफ लाइफ को छोड़ दिया, उन लोगों ने आर्टिफैक्ट्स को बिल्कुल हटा दिया और नई चीज़ें बनाना शुरू कर दिया। इसका क्या रीज़न हो सकता है? हमें जो वेट्स, सील्स, जो स्पेशल बीड्स मिली थी, जो वहाँ के डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स थे, वो सारे के सारे कंप्लीटली डिसअपीयर हो गए और अब हमें नई डिज़ाइन में दूसरे ऑब्जेक्ट्स मिलने लगे। यहाँ तक कि इसने एक और चीज़ बताई है कि बाद में जो हड़प्पन साइट्स हमें मिली, जो लेटर डिस्कवरी थी, उन हड़प्पन साइट्स के अंदर तो रूरल वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट किया गया। हम लोगों ने इतने टाइम में मोहेंजोदारो और हड़प्पा जैसे सिटीज़ को बसाया, हमने एक अर्बन लाइफ का सेटअप किया, हमने इतने स्ट्रक्चर्ड तरीके से वहाँ पे सिटीज़, वहाँ के मकान, वहाँ की सिविल लाइंस को हमने बनाया और फिर जाने अचानक क्या हो गया कि हमने उन सब को कम्प्लीटली एबेंडन कर दिया और एक नया वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट कर लिया। और ये जो नया वे ऑफ लाइफ है ये अर्बन है ही नहीं, ये तो एक रूरल वे ऑफ लाइफ की ओर इंडिकेट करता है। तो ऐसा क्या रीज़न था कि हमने अर्बन वे ऑफ लाइफ को छोड़कर एक रूरल वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट किया? यहाँ तक कि हमें जो लेट हड़प्पन और सक्सेसर कल्चर्स, जो कि इस पैराग्राफ के लास्ट में लिखा गया है, लेट हड़प्पन और सक्सेसर कल्चर्स मिले हैं, इनमें हमें ये जो हिंट मिला है रूरल लाइफ का, ये हमारे लिए एक बहुत ही एस्टॉनिशिंग फैक्टर है कि क्या रीज़न रहा होगा। इसके लिए कई सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शायद वहाँ पर कोई ऐसी बड़ी कैलेमिटी आई थी, कोई ऐसा बड़ा नेचुरल डिजास्टर रहा होगा जिसकी वजह से एक साथ सब कुछ खत्म हो गया। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि एक बहुत बड़ा फ्लड आया हो, इस एक्सेसिव फ्लड ने उस पूरे एरिया को कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया हो और उन लोगों को नए सिरे से सब कुछ बनाना पड़ा हो, या फिर हो सकता है कोई बहुत बड़ी आग लगी हो जिसने इन सब को खत्म कर दिया हो एक शॉट में। ऐसा भी हो सकता है, कुछ थ्योरिस्ट ये कहते हैं। कुछ कहते हैं कि हो सकता है एक बड़ा क्लाइमेट चेंज हुआ हो, इस क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जो उनका बसा बसाया शहर था वो पूरी तरीके से ख़राब हो गया और उन लोगों को नए सिरे से सब मेहनत करनी पड़ी, या फिर कोई डिफॉरेस्टेशन रहा हो, या फिर शिफ्टिंग या फिर ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स रहा हो, जिस वजह से उन लोगों को वहाँ के लैंडस्केप्स और वहाँ की सिटी को कम्प्लीटली छोड़कर नई जगह पर जाकर नए शहर बसाने की ज़रूरत पड़ी हो। लेकिन इनमें से कोई भी इस थ्योरी को कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि एक्सकवेशन के दौरान हमें ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला जो हमें ये कहता हो कि कोई इतनी बड़ी आग लगी होगी या फिर रिवर्स ड्राई अप हो गई होंगी कम्प्लीटली, या फिर कोई इतना बड़ा फ्लड आया होगा। एक्सकेवेशन के दौरान हमें ऐसा कोई साइन मिला नहीं जो पुख्ता तौर पे ये चीज़ प्रूव कर सके कि ऐसी कोई चीज़ हुई थी क्या। ऐसे में हम लोग अभी तक ये नहीं जानते कि इस सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ था, कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन केम टू एन एंड और कैसे एक नई लेटर सिविलाइजेशंस बनी थी, हम इसके बारे में कम्प्लीटली नहीं जानते। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में और देखिएगा, डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब देखिए इस सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ, ये अभी तक हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जहाँ हम कंक्लूसिवली कुछ नहीं कह पा रहे हैं कि सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ होगा। लेकिन हम यहाँ पर नए टॉपिक में ये पढ़ेंगे पेज नंबर 19 के अंदर कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर कैसे किया गया था। इसके बारे में भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो इस नए टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है, सो फार वी हैव एग्जामिन्ड फैसेट्स ऑफ हड़प्पन civilization in the context of how archaeologists have used evidence from material remains to piece together parts of a fascinating history.
However, there is another story as well about how archaeologists discovered the civilization। ये बड़ी ही सिंपल स्टोरी है, आप लोग इसे पढ़िएगा, मैं समरी में आपको ये चीज़ समझा देता हूँ। और वो ये है कि जो हड़प्पन साइट्स थी वो किसी एक वजह से कम्प्लीटली एबेंडन हो गई थी, लोगों ने उसको छोड़ दिया, एबेंडन करके नई साइट्स को बसा लिया। सो दैट वी नो कि उस सिविलाइजेशन का कोई एक सडन एंड तो हो गया था। जब उन साइट्स का एंड हो गया था तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन साइट्स को लोग भूल चुके थे। लोग ये भूल भी गए कि मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसी कोई एक साइट है जो हमारे एंसेस्टर्स ने बसाई है। लोग तो नई साइट्स पर रहना शुरू कर दिया लोगों ने, तो ऐसे में उनको कम्प्लीटली भूल गए। और उसके बाद में कई सौ साल बीत जाने के बाद में अब वहाँ के जो लोग थे जो उस रीजन में बाद में रहने लगे थे, उन लोगों को एक्सीडेंटली कई ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिलने लगे। जैसे कि मान लीजिए खेती के दौरान उन्होंने जब ज़मीन को खोदना शुरू किया तो उनको पॉटरी से जुड़ा कोई ऑब्जेक्ट मिल गया। कुछ लोगों को वहाँ पर सील मिली जो वहाँ पर मिली। कुछ कई बार वो नदी का जो पानी होता था, रिवर्स का पानी, उसके साथ में फ़्लो करके कोई पुराना ऑब्जेक्ट आता था, तो लोग बड़े हैरान थे कि अरे ये टाइम टू टाइम हमें पता नहीं कहाँ से ये ऑब्जेक्ट्स मिलते जा रहे हैं। तो उन लोगों को ऐसा डाउट था कि क्या यहाँ पर पहले कोई सिटी रहा करता था कि उन सिटी के ये ऑब्जेक्ट्स हैं जो ज़मीन में गड़े हुए हैं और ये टाइम टू टाइम हमें ऐसे ही मिलते जा रहे हैं। तो उन्होंने उस वक्त जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI था, उस वक्त वहाँ के जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल जो थे कनिंघम, उन्होंने जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस शुरू किए थे, उन आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस के दौरान उन्होंने काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश की। कई लोग उनको मिलते थे और उन्हें ये ऑब्जेक्ट्स देते थे कि सर हमें ये ऑब्जेक्ट्स खुदाई के दौरान मिले हैं, तो आप इन्हें स्टडी कीजिए, पता लगाइए कि ये क्या है। तो कनिंघम ने शुरुआत में इसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, यहाँ तक कि उनके एक फ्रेंड ने बाद में ऐसे कई आर्टिफैक्ट्स उनको दिए थे। आर्टिफैक्ट्स जो दिए थे, देखिए यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि शुरुआत में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हम लोग कर रहे थे उसके लिए हमने बेस के तौर पर अकाउंट्स लेफ्ट बाय चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स को यूज़ किया। हम ये देखते थे कि जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स उन्होंने जो उस रीजन को बहुत पहले विज़िट किया था, उन्होंने अपने अकाउंट्स में क्या कहा है हम उसे ही हिस्टोरिकल एविडेंस मान रहे थे। हमने कभी यहाँ तक सोचा ही नहीं कि हम खुद इसको एक्सकवेट करके एक नया रीजन ढूंढ के निकाल सकते हैं। तो देखिए ऐसा इसमें बताया गया है कि इन चाइनीज़ पिलग्रिम्स के जो हिस्ट्री थी उसको इन्होंने रीड करके कोशिश करी, लेकिन एक बार